हेलो एंड वेलकम टू चौचक अड्डा। दोस्तों, ये हिस्ट्री सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य से लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष तक बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमारा एंशिएंट साथ ही अर्ली मिडिवल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गुप्त वंश है। गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का पूरा टाइम पीरियड 300 एडी से 600 एडी माना जाता है। श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच के जो पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज तिलक था वो 319 एडी में हुआ था। अपने राज तिलक के उपलक्ष्य में उन्होंने गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र हुए वो समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त को सबसे महान शासक माना जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त कभी भी कोई जो है युद्ध हारे नहीं। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र थे वो थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त तक जो है स्कंदगुप्त तक गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और उसके बाद पतन की ओर हो गया। तो जो गुप्त साम्राज्य है उनके जो अंतिम शासक हैं वो थे भानुगुप्त। तो अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज तिलक था वो 319 से 20 एडी में हुआ था। इसकी याद में गुप्त संवत चलाया। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। महाराजाधिराज मतलब होता है द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं के राजा। इन्होंने लिच्छवी शासिका कुमार देवी से शादी की और अपने सिक्कों पर उनकी भी जो है फोटो अपने साथ में छपवाई। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। इसे प्रथम पृथ्वी पुत्रो भी कहा जाता है और तथा इनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की तथा साम्राज्य विस्तार हेतु अश्वमेध यज्ञ करा। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है जो इलाहाबाद में है, जिसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। इसके जो लेखक हैं वो है हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त जो है संगीत के संरक्षक थे। जैसे उन्होंने आप खुद ही कविराज की उपाधि धारण की, तो इससे आप समझ सकते हैं। वो स्वयं भी बहुत बड़े बीड़ा वादक भी थे। उन्होंने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अपने आप को दर्शाया। शकों को हराने के कारण इन्हें कांच भी कहा गया है। अब बारी है चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य का अर्थ होता है उगता सूर्य। इन्होंने देवराज की उपाधि भी धारण की, साथ ही देवव्रत भी कहा गया। इनके समय को संस्कृत साहित्य का क्लासिकल एज और स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल के अधिकांश साहित्य जो थे वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। इस काल के संस्कृत विद्वान कालिदास थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास ने कई किताबें लिखी हैं जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम को दुनिया की 100 अच्छी पुस्तकों में से एक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। पंचतंत्र के बारे में आपने सुना होगा, पंचतंत्र की कहानियाँ। उसके बाद वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की। इसी समय में चीनी यात्री फाहियान भी भारत आए थे, जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत को फाकुकी नामक पुस्तक में लिखा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर सकारी की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त के समय विज्ञान और तकनीक का भी काफ़ी विकास हुआ। इस काल में महान ज्योतिषी व गणितज्ञ आर्यभट्ट, आपने इनके बारे में सुना होगा, आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की। साथ ही वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट ने पाई का सिद्धांत, शून्य व दशमलव का सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। वराहमिहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका है। उन्होंने साबित किया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर व पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसके बाद है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान की बात करें तो इस काल में जंगरोधी लोहा का आविष्कार हुआ। कुतुब मीनार के नज़दीक, एक्चुअली कुतुब मीनार के पास में ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक लौह स्तंभ है।
इसका निर्माण जो है गुप्त काल में ही हुआ था, जो आज भी उसी अवस्था में पड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आए, ये मैंने बता दिया। उन्होंने फाकोकी नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त शासक बनते हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त ने हुण आक्रमण का सामना किया तथा उन्हें हराया भी। अंतिम गुप्त शासक जो थे वो भानुगुप्त थे। अब हम आते हैं दोस्तों पुष्यभूति साम्राज्य पर। तो पुष्यभूति साम्राज्य जो था उसके संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। इसकी राजधानी थी थानेश्वर और फिर बाद में कन्नौज भी हो जाती है। थानेश्वर जो है हरियाणा में और कन्नौज यूपी में है। गुप्त वंश के बाद एक माठर वंश आता है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो समय काल था वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी या एडी था। इन्हें उत्तर पथ स्वामी भी कहा जाता है। दक्षिण पथ स्वामी सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने 612 में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। नर्मदा नदी के तट पर 612 एडी में युद्ध पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ, जो चालुक्य वंश के शासक थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध में हर्षवर्धन जो है हार गए। इसके बाद हर्षवर्धन ने कभी भी दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया। ऐहोल, इस युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है जो कर्नाटक में है। ऐहोल अभिलेख के जो लेखक हैं वो रवि कीर्ति हैं, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन एक विद्वान शासक था। इसने अनेक पुस्तक भी लिखी जिसमें नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका हैं। ये सभी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की व कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। ये दोनों पुस्तक भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। इसे युआंग च्वांग भी कहते हैं। ह्वेनसांग ने सीयूकी नामक पुस्तक लिखी। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन ने प्रयाग में माघ मेला का आयोजन करवाया था। इस माघ मेला में हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को चेयरमैन बनवाया। अब हम आते हैं 700 एडी से 1200 एडी के बीच में। हम आपको बता दें, हम ये सारे टॉपिक जो है बिल्कुल शॉर्ट में देख रहे हैं। शॉर्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो आपके पुलिस एग्ज़ाम्स हैं उसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। तो हमारा ये टारगेट है कि हम उतना ही बताएं जितना आपको ज़रूरत है। ज़्यादा पढ़ के आपका टाइम वेस्ट भी है, और अगर फिर भी अगर आपका मन करता है ज़्यादा पढ़ने का तो हम हिस्ट्री सीरीज़ की वीडियोज़ लाते रहें, जिसका हमने 2 सीरीज़ ले आए हैं। वो वीडियो आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और आपको एक टाइमलाइन भी मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको पीसीएस या यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक हिस्ट्री के पढ़ने होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना हो तो आप दूसरे वीडियोस दे सकते हैं, नहीं तो ये हम मॉडर्न इंडिया तक ले जाके कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं फिर से। तो पुष्यभूति वंश के पतन के बाद 3 छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है जो कन्नौज पर कब्जा करने के लिए आपस में लगे रहते हैं। तो पहला वंश है पाल, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा गुर्जर प्रतिहार। इनके संघर्ष को त्रिगुटीय संघर्ष या त्रिदलीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, और बताया जाता है कि लड़ते लड़ते इन तीनों जो वंश है उनका पतन हो गया, लेकिन कन्नौज पर कोई भी पूरी तरीके से अधिकार नहीं कर सका। पाल वंश की जो स्थापना है वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हुई थी। इसकी राजधानी मुंगेर में थी। इसके संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था धर्मपाल। धर्मपाल ने 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान में दिया था। धर्मपाल ने भागलपुर, जो बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर है, में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से वज्रयान बौद्ध धर्म का जो है शिक्षा दी जाती थी। उसमें जादू टोना व तारा देवी की पूजा की जाती थी। धर्मपाल ने बांग्लादेश में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी जिसका नाम था सोमपुरी। अब हम आते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो थे
नागभट्ट प्रथम। इस वंश का उत्तर प्रदेश में शासन स्थापित हुआ था। इसकी राजधानी कन्नौज मानी जाती है। इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। अब राष्ट्रकूट वंश पर आते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसका जो साम्राज्य था वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। दंती दुर्ग ने क्षत्रिय वर्ग में परिवर्तन के लिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवाया। यह अनुष्ठान निम्न वर्ग से क्षत्रिय वर्ग में परिवर्तन हेतु करवाया जाता है। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय व अमोघ वर्ष था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा का कैलाश मंदिर यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी आता है। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो भारत का एकमात्र मंदिर है जो पर्वतों या चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसमें कोई ईंट ऊंट का प्रयोग नहीं होता, ये सीधे चट्टान को उस आकार में ढाल दिया गया है। कृष्ण द्वितीय ने विद्वानों का संरक्षण भी किया। इसके दरबार में कन्नड़ के 3 विद्वान रहते थे, कन्नड़ भाषा के, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। पहले थे पंपा, दूसरे पुन्ना, तीसरे रत्न। अमोघ वर्ष एक अन्य शासक राष्ट्रकूट वंश का था, वो काफ़ी विद्वान थे। इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखा। यह राजनीति व राज प्रशासन की पुस्तक है। तो दोस्तों हम इसी के साथ हिस्ट्री का ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम शुरू करेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।